प्राइवेट चैनल से धड़ाधड़ एंकर्स फारिग हो रहे हैं, ऑफ स्क्रीन हो रहे हैं। क्या वाकई ये जेन्युइनली हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और किस्म का इशू है? ये इशू क्या है? स्क्रीनें आउट क्यों हो रही हैं, ऑफ स्क्रीन क्यों हो रहे हैं, और कितने एंकर्स की मजीद बारी आने वाली है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की एक लाइव बेइज्जती कर दी और बड़ी खौफनाक बेइज्जती की, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक सन्नाटा सा तारी है कि अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में अगर किसी ने ट्रंप के साथ मिलना है तो किस तरह मिलना है। और ये जो एक नया फिनोमेना है, हम इसके ऊपर भी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने कल आर्मी चीफ से दोबारा एक दरख्वास्त कर दी और साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मदद के लिए हाथ मांग लिया। क्या इमरान खान साहब कोई फौज के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर उनका ख्याल यह है कि ट्रंप आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ेंगे और उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज सबसे पहला टॉपिक है जी मीडिया का टॉपिक। मीडिया में एंकर्स ऑफ एयर हो रहे हैं और पीटीआई इसे ऐसे प्ले अप कर रही है कि जैसे उनके हमायत याफ्ता जो एंकर्स थे सिर्फ उन्हें ऑफ एयर किया जा रहा है। एक क्वेश्चन मार्क ये भी खड़ा होता है कि देखने में बाज एंकर्स वाकई ऐसे लगते हैं कि वो एंकरिंग नहीं कर रहे, वो पीटीआई के हक में कंपेन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर जब एंकर्स पर हम नजर दौड़ाते हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने शुरू हो गए, जिस पे आप यकीनन क्वेश्चन उठाएंगे कि ये किस तरह से। अब जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन दो बड़े ऐसे नाम है जो मैं छोड़ूंगा जिसकी डिटेल जावेद चौधरी साहब बताएंगे। अभी काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर हो चुके हैं, एक खालिद जमील साहब हैं, इनका भी चैनल से ताल्लुक है। मैं चैनलों के नाम लेना बेहतर नहीं समझ रहा तो मैं इनके नाम ही सिर्फ बता रहा हूं। हबीब अकरम साहब हैं, इन्हें भी ऑफ एयर कर दिया गया, और एक बाजवा साहब हैं, इन्हें भी ऑफ एयर किया गया। और अभी दो बड़े नाम ऐसे आए हैं जिनके मुतल्लिक मीडिया बहुत जिनकी इज्जत करता है और जिनके मुतल्लिक ये परसेप्शन है कि ये न्यूट्रल एंकर हैं, लेकिन वो भी ऑफ एयर हो गए हैं। उसके पीछे रीजनिंग क्या क्या है? क्या वाकई उन्हें ऑफ एयर किया गया है या कुछ और वजूहात हैं? डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले काशिफ वासी साहब का नाम आया है कि काशिफ वासी साहब जो हैं उनको उनके चैनल ने बताया कि कुछ अर्सा आप छुट्टी ले लें, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस प्रेशर को जितना अर्सा हम सस्टेन कर सके थे हमने कर लिया, अब मज़ीद हम सस्टेन नहीं कर सकते। और उसके बाद वो घर चले गए। पहले ख्याल ये था कि 1 हफ़्ते की छुट्टी है, फिर ख्याल ये था 2 हफ़्ते की छुट्टी है, फिर ये बताया गया 3 हफ़्ते की। अब तो ये कहा जा रहा है कि लंबी छुट्टी है और जब तक बाकायदा NOC नहीं मिलता उस वक्त तक ये वापस नहीं आ सकते। और इस दौरान मुझे ये भी पता चला कि क्योंकि सबसे ज़्यादा लीड ले रहा था AR भाई इमरान खान साहब के मामले में, तो अब ये पता ही चला है कि उन्होंने भी रिवर्स मारना शुरू कर दिया। अब यू टर्न ले रहे हैं और अब वो जो मौजूदा रजीम है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब जो कहा जाएगा या जो सुना जाएगा या जिस तरह वो मुनासिब समझेंगे उसके मुताबिक चला करेंगे। और इमरान खान साहब का जो हाथ पकड़ा हुआ था वो हाथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप एक मेजर शिफ्ट ये देखें कि AR भाई के ऊपर जो PTI है उनके गेस्ट आपको नजर ही ना आए। ओके, और वो ऑफ होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ एंकर्स ऑफ नहीं हो रहे, गेस्ट भी ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि शुएब शाहीन साहब ऑफ हो गए थे, जैसे कि उससे पहले लतीफ़ खोसा साहब ऑफ हो गए थे। अब जैसे कि इमरान खान साहब ऑफ हैं, आप उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते और आप उनकी कोई टॉक नहीं दिखा सकते। अब हो सकता है कुछ और जो बहुत हार्ड लाइनर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो बराह रास्त इदारों को हिट करते हैं, मेरा ख्याल है शायद वो गेस्ट भी ऑफ होना शुरू हो जाएं। ओके, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो आपको सोशल मीडिया पे तो नज़र आएंगे लेकिन किसी टॉक शो में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद जाहिर है, जैसे आपने नाम लिया हबीब अकरम साहब का, हम इसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट भी कर दिया कि जी मुझे सोनो TV से फ़ारग कर दिया गया और मैं साइड पे हो गया। फिर उसके बाद बाजवा साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं उनको नहीं जानता ज़्यादा डिटेल के साथ, तो वो हो गए। फिर पारस जहाँज़ेब साहिबा के बारे में कल खबर आई और पहले खबर आई कि उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया और उनसे कह दिया गया कि आप 1 हफ़्ते के लिए चली जाएँ या 2 हफ़्तों के लिए। फिर एक उनकी ट्वीट आ गई कि मैंने सोनो TV छोड़ दिया है जो कि मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जब हमने थोड़ी सी डिटेल मालूम करने की कोशिश की तो 2 वर्जन आए। एक वर्जन तो ये आया कि बाकायदा इदारे के ऊपर प्रेशर था और ये प्रेशर था सोशल मीडिया की वजह से। यानी ऐसा नहीं है कि टॉक शो के अंदर को बहुत ज़्यादा वो लाइन ले रही थी, बल्कि जो उनकी अपनी ट्वीट्स थी और उसके साथ साथ जो अपना कभी किसी सोशल मीडिया पे जाके जो बात करती थी जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह पे, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था कि ये काम आपके पास करती हैं लेकिन बाहर जाके जो गुफ्तगू कर रही हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके ऊपर फिर इदारे ने इनको समझाया
और एक बार 2 बार समझाया लेकिन वो समझी नहीं, तो उसके बाद फिर इदारे ने भी थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटा लिया। दूसरा जो वर्जन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि इनकी टीम बड़ी ज़्यादा थी और ये बहुत महंगी पड़ रही थी सोनो टीवी को, और जो सोनो टीवी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इनसे कि जब आएंगी तो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न चैनल जो है वो पहले 4-5 नंबरों में आ जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, बल्कि कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना एक अलग स्टूडियो बनवाया जिसके ऊपर बहुत ख़र्चा हो गया। फिर ये कि लाडली हैं और इनके नखरे ज़्यादा थे। अब ये वर्जन है, मैं आप पहले बता रहा हूँ, ये मेरा वर्जन नहीं है, ये इदारे के कुछ लोगों का वर्जन है। तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा इदारा जो था वो खटा भी पड़ गया कि देखिए हम तो इनकी बड़ी इज़्ज़त कर रहे हैं, हम इनको पैसे बहुत दे रहे हैं, हम इनके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इनके नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा इदारे के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही लोगों की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मौका है, एक स्पेल आया हुआ है, तो इस स्पेल में हम भी फारग हो जाएं, हम भी सुरूर हो जाएं। 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे बल्ले बल्ले करेगी, कहेगी जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो इतना पैसा हमें इनको देना पड़ रहा है 30-35 लाख रुपया महीने का, जो पूरी टीम के ऊपर उनके ऊपर अखराजात आ रहे हैं, हम उससे भी बच जाएंगे और उसकी जगह हम एक दूसरा एंकर ले आएंगे जो ज़ाहिर है हमें अफोर्डेबल होगा। अब ये दोनों वर्जन है, अब इसमें से कौन सा वर्जन दुरुस्त है सरदस्त कहा नहीं जा सकता, आने वाले दिनों में जाके पता चलेगा कि कौन सा वर्जन दुरुस्त है। लेकिन जो पारस जहांजेब साहब हैं, लोग उनकी इज़्ज़त बहुत करते हैं और कहते हैं कि बड़ी घरेलू किस्म की खातून है, प्रोफेशनल, यानी कि स्क्रीन पे आकर अपना काम करती हैं, चुप करके घर चली जाती हैं और उनकी कोई एनलाइनमेंट नहीं किसी जगह पे, कोई उनकी सोशल लाइफ नहीं है। और दूसरा ये कि लोगों का एहतराम भी करती हैं। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन उनका परसेप्शन बिल्कुल ये परसेप्शन इस टाइप का उनका है, तो अच्छी बात है। खातून जो है प्रोफेशनली अपना काम करती हैं और अब उसके बाद अपने घर जाती हैं, अपने मियाँ और अपने बच्चों को देखती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये तो मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। इससे पहले वो बहुत अरसा समा के अंदर रही, बल्कि उनकी जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा समा के साथ थी, बल्कि आज भी लोग ये समझते हैं कि शायद समा की वो एंकर हैं, जबकि वहाँ से छोड़ के वो सोनो टीवी में जा चुके हैं। जो हबीब अकरम साहब हैं, ज़ाहिर है उनका टिल्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और ये आज का नहीं बल्कि पुराना है, और उससे पहले शायद वो दुनिया टीवी में थे और वहाँ से छोड़ के फिर वो सुनो में आए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में वो काम करते रहे, और उनकी अलाइनमेंट क्लियर है, वो उनका कॉन्शियस क्लियर है, वो साबित है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। बल्कि वो इमरान खान साहब के साथ जब मिलते भी होते थे रिपोर्टर्स के साथ, तो वहाँ पे इमरान खान साहब उनको बहुत अप्रिशिएट करते, तो ऐसा लगता था कि ये पार्टी के बहुत करीब है, और वो ढकी छुपी बात भी नहीं है जी। और इस टाइप का फिर कैजुअलिटी या इस टाइप का एक्सीडेंट ज़ाहिर है फिर होना ही था कि जब चीज़ें बदलती हैं तो बदलती हैं। ये याद रखें कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, उससे पहले भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सवाल आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो अलाइंड उस वक्त मीडिया पर्सन थे सारे के सारे फारग हुए। फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रगड़ा लगा तो उनको भी रगड़ा लगा, और ये पूरी दुनिया को पता है, इसके अंदर तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात भी नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने रगड़ा लगाया बहुत सारे एंकर्स को, आपके सामने कई लोग एंकर्स को उठाया गया, कई एंकर्स को ऑफ स्क्रीन किया गया। इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरा उसके अंदर अमल दखल नहीं था। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने ना उनके ऊपर ट्वीट की, ना आपने उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया, ना आपने उनको बचाने की कोशिश की, तो फिर जिम्मेदार आप हैं उसके अंदर। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तकलीफ में है, इनको रगड़ा लग रहा है और रोज़ इनके ऊपर केस बने हुए, तो बहुत सारे लोग जो इनका झंडा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त जब पूरी पार्टी भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो ज़ाहिर अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई इफेक्ट तो होना था। अब देखें ना, एक साइड पे आप गवर्नमेंट से इश्तिहार ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फेवर्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से आप एनओसी लेना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, दूसरी साइड पे आपके एंकर्स हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, वो रोज़ गवर्नमेंट का तवा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर आप कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आएंगे, और वो प्रेशर जहाँ तक है तलत हुसैन साहब का इशू, तो तलत हुसैन साहब जो है न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पुराने जर्नलिस्ट हैं और वो न्यूट्रल रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। इमरान खान साहब की फेवर भी जब करते हैं तो करते हैं, और जब नहीं करते तो नहीं करते। और गवर्नमेंट जो है इस वक्त मरीम नवाज साहबा हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनकी चीज़ें अच्छी होंगी तो तलत साहब उसको प्रमोट करेंगे, जब बुरी होंगी तो ओपनली बोलेंगे, वो अपनी राय में बड़े क्लियर हैं, और ये पुरानी उनकी आदत है और अच्छी आदत है, उनका कॉन्शियस अगर क्लियर है तो हमें क्या एतराज़ करने वाली बात है। उनके बारे में इंप्रेशन क्रिएट किया कि जा रहा है कि जी उनको ऑफ स्क्रीन किया गया। अब यहाँ पे भी 2 वर्जन है, एक वर्जन तो ये है कि वो अपनी बेटी के दाखिले के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, और 2 या 3 हफ्तों के लिए वो वहाँ गए, छुट्टी लेके गए, और उनकी टीम जो वो यहीं पे है, और टीम जो काम करेगी, और जो न्यूज़ एंकर होगा वो अल्टरनेट एंकर उन्हें दिया जाएगा।
और वो सिर्फ छुट्टी पे हैं और ना इदारे ने उनको कुछ कहा है और ना वो खुद छोड़ के जा रहे हैं और ना ही उनके ऊपर कोई प्रेशर है और ना ही को उन्होंने इस टाइप की ट्वीट की है कोई, ना ही उन्होंने इस टाइप का कोई प्रोग्राम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट उनके साथ नाराज़ हो जाए। सवाल ये है कि जो मरियम नवाज साहबा का जो एक ज़मीमा छपा था, एक सप्लीमेंट छपा था, उसके ऊपर ओपनली बोले हैं वो, लेकिन उस पर तो सभी बोले हैं, सभी ने बात की है। कोई भी एंकर ऐसा नहीं है जो इस किस्म की चीज़ को सपोर्ट करेगा, कोई जर्नलिस्ट भी सपोर्ट करेगा, नहीं करेंगे लोग। तो उन्होंने भी, शाह साहब ने भी उसके ऊपर बात की है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो आउट ऑफ द वे गए हैं तो फौरी तौर पे उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया। अब दूसरा वर्जन एक और है, वो वर्जन ये है, तो उन्होंने खुद एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी मैं ऑफ स्क्रीन हो गया समा से भी और STH जो है उससे भी, जो उनका यूट्यूब चैनल है उससे भी। और ये उन्होंने कहा जी फॉर द टाइम बीइंग है, बड़ी जल्दी मैं वापस आ जाऊँगा, फिर दोबारा आपसे मुखातब होऊंगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर कोई एंकर छुट्टी लेता है तो मैं ख़ुद भी ज़ाहिर इसी काम में हूँ, इसी जर्नलिज्म में, इसी शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, तो चुप करके छुट्टी ले जाता है। वो कभी ट्वीट नहीं करता जी कि मैं ऑफ स्क्रीन हो गया। वही ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये हो कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कोराम पड़पा है या कुछ स्पेल चल रहा है तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी उसके साथ लिंक कर दिया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ जी। सही। और ट्वीट नहीं करता कोई बंदा, और इससे पहले शाह साहब ने कभी ट्वीट की भी नहीं। तो ये अजीब सी ट्वीट है कि अगर वो छुट्टी पे हैं तो उनको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं ऑफ स्क्रीन हूँ, क्योंकि ऑफ स्क्रीन एक डिफरेंट चीज़ होती है और छुट्टी पे जाना एक डिफरेंट चीज़ होती है। दूसरा ये है कि जब भी कोई शख्स जाता है छुट्टी पे तो अपना यूट्यूब चैनल तो चलाता रहता है। तो शाह साहब भी सारे कई मरतबा छुट्टियों पे गए, जहाँ पे भी गए हैं वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते रहे, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वो अपना यूट्यूब चैनल जो उससे भी छुट्टी कर रहे हैं। तो ये चीज़ फिशी सी है, अजीब सी लगती है, जिसको ज़ाहिर दिल नहीं मान रहा। ठीक है। अच्छा, इस सारी चीज़ों के साथ मैं एक नई चीज़ भी आपके सामने रखता हूँ, वो भी एक तजर्बे वाली बात है जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले और बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि हामिद मीर साहब का नाम आ रहा है, फिर वो कहते हैं शहजाद इकबाल साहब का नाम आ रहा है, कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी अब आने शुरू हो गए। तो हामिद मीर साहब का नाम तो वैसे हर दौर में ही आ जाता है। वो मेरा ख्याल है खुद कोशिश करके हामिद मीर साहब डलवा लेते हैं या हामिद मीर साहब के ऊपर हर बार नज़ला गिर जाता है। कहीं भी सैलाब आएगा, तूफान आएगा तो हामिद मीर साहब उसके अंदर ज़रूर शिकार बनेंगे या वो दौड़ के उसके अंदर घुस जाएंगे। तो ये अब डिबेटेबल चीज़ है। वैसे मेरे पुराने कुलीग हैं, मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, पर उनके ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया तो कोशिश हमने की है कि जितना उनका साथ दिया जा सकता है उतना, उससे ज़्यादा बढ़ के साथ दें उनका। तो लेकिन नाम उनका भी चली जा रहा है। और हामिद मीर साहब ने उसको ट्वीट भी की है कि जी कौन सा पहली मरतबा हुआ है, मैं तो पता नहीं 1984 से लेके 1986 से लेके इसी किस्म की सूरत हाल का शिकार। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। अब एक नया फिनामिना जो है ना जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये तजर्बे की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है 32-33 साल से मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ। ये दो किस्म के इश्यूज़ होते हैं, याद रखिए। एक तो कुछ जर्नलिस्ट होते हैं वो थक चुके होते हैं, उन्हें ब्रेक चाहिए होते हैं, और वो जब ब्रेक चाहिए होती है तो इस टाइप के किसी इंसिडेंट का, इवेंट का या स्पेल का इंतज़ार करते हैं। जो ही ऐसा कुछ स्पेल आता है तो फौरी तौर पे अपने आप को कहते हैं देखें जी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लग गया है, देखें जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा दबाव है, देखें जी मीडिया इंडस्ट्री को स्क्वीज़ किया जा रहा है, देखें जी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आज़ादी नहीं है, देखें जी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, देखें जी हमें लिखने नहीं दिया जा रहा। तो एक खूबसूरत सा मोड़ दे के उसमें से निकल जाते हैं और वो साल 1.5 साल के लिए कहीं साइड पे चले जाते हैं और वहाँ पे कोई काम करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं या छुट्टियाँ मनाते हैं। और उसके बाद थोड़े से जब हालात ठीक होते हैं तो वो एक शहीद दोबारा ज़िंदा हो गया, वो दोबारा अपने सर के ऊपर पगड़ी पहना के खुद ही या एक अपने गले में एक परचम डाल के आज़ादी का वो वापस आ जाते हैं, कहते हैं ले जी हमने जलावतनी तरक कर दी। ठीक है। और वो दोबारा मीडिया के अंदर आ जाते हैं। और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये माजी के अंदर भी ये होता रहा। ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये है कि बहुत सारे मालकान हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो लोगों से तंग होते हैं, एंकर से तंग होते हैं। दो उसकी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि एंकर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, मसलन नाम बड़े होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं होती, जो वक्त के साथ साथ हो भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम सिर्फ अल्लाह ताला कराया जाता है, बाकी सब लोगों ने चले जाना है। तो नाम लेकिन बाज़ औक़ात बड़ा हो जाता है, इदारों को बड़े नाम चाहिए होते हैं, नाम जब ले लिए जाते हैं, इदारा चल जाता है, फिर पता चलता है कि एंकर जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इदारा चाहता है कि बस किसी न किसी तरीके से इनको फ़ारग किया जाए। ठीक है। और दूसरा ये समझ रहे होते हैं कि एंकर महंगा पड़ रहा है उनको, और वो चाहते हैं कि सस्ता एंकर आ जाए, या उनके पास कोई नया एंकर होता है और उसको वहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो बाबा जी जो है इनको फ़र्क किया जाए किसी तरीके से, कोई खूबसूरत सा मोड़ दे के ना, अफसाने को खूबसूरत सा मोड़ दे के इनको रवाना किया जाए। ओके।
और इसके अंदर एक तीसरी सूरत भी होती है, और वो तीसरी सूरत ये होती है कि कुछ एंकर जो होते हैं नाम भी बड़े होते हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो बदतमीजी कर रहे होते हैं अदारों के साथ या मालकान के साथ, और मालकान का दिल टूट गया होता है कि ठीक है यार, बड़ा एक्टर होगा, बहुत बड़ा एंकर होगा, बड़ा जर्नलिस्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे अपने जूते उठवाना शुरू कर दे या मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दे पब्लिक के अंदर, या मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दे। ये तो कोई तरीका नहीं। तो वो इदारे के मालकान जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई ऐसा स्पेल आए और उस स्पेल के ज़रिए जो है इस बंदे को फारिग किया जाए, या इनको कह दिया जाए जी हमारे ऊपर से बड़ा प्रेशर है, और साथ ही उन्हें कहा जी ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर है कि भाई हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, और पीछे से प्रेशर हो ही ना, लेकिन ऐसा एक पोर्ट्रे करके या ऐसा एक ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर दे के उनको फारिग कर दिया जाए। ठीक है। और ये ऐसा भी हो जाता है, याद रखिए। और इसके साथ साथ कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि हमने गवर्नमेंट के साथ रह के जो कमाना था कमा लिया हुआ है, ठीक है, अब अगली एक पार्टी है, तो उस पार्टी को भी तैयार कर रहे होते हैं कि चले जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी ना कभी वापस इक़्तिदार में आएगी, और जब आएगी तो उसको पता चलेगा कि इस इदारे के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनको पता चलेगा कि इस एंकर के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये पार्टी, तो ये पार्टी जब मेरी तस्वीर लगा देगी या मेरा नाम लिख देगी और ये कहेगी कि इसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, या मेरी तस्वीर के ऊपर एक स्याह रंग की पट्टी लगाएगी कि इनका मुंह बंद कर दिया गया, तो उससे मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, यानी एंकर पॉपुलर हो जाए, जर्नलिस्ट पॉपुलर हो जाएगा, और वो जो इदारा है वो पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है। तो अब मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं इसके अंदर, हो सकता है और भी लोग आएँ और ये पता चले कि किसी ने इनको कहा ही नहीं था, ना इदारे को कहा था ना उस बंदे को कहा था, लेकिन बंदा खुद ही कहना शुरू हो गया कि लो जी लो मुझे निकाला जा रहा है, तो मैं निकल गया। तो ये जो खुद साख्ता एक जलावत नहीं होती ना, इस तरह खुद साख्ता ऑफ स्क्रीन भी होता है। ठीक है। तो हो सकता है कि कई लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहें और कहें जी हम जो है ना हमें ऑफ स्क्रीन कर दिया है, शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं। शहीदों में, तो कोई कई लोग शहादत का रुतबा हासिल करने की कोशिश करें, कहीं इस मामले में गाजी बनने की कोशिश भी करें। ठीक है। चौधरी, मैं एक बड़ा सख्त सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप इनसाइडर हैं, आप एंकर हैं, पिछले 17 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, इस चीज़ का जवाब बिल्कुल ज़रा मैं चाहूँगा कि आप स्ट्रेट दें। ठीक है, एंकर्स क्या अपनी लाइन क्रॉस करते हैं और पीटीआई वाली साइड पे टिल्ट को ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है? देखो, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए कभी भी, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अगर आप एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं तो आपको स्टेट्स के नाम्स को समझना चाहिए। आप मसलन ये मुस्लिम सोसाइटी है ना जी, तो क्या हम इस्लाम से आगे निकल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं हुए। नेवर। मशरकी सोसाइटी है, तो क्या हम इस मशरकियत को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। अब एक स्टेट है, उस स्टेट के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ब्रेड एंड बटर हमारा उसके साथ है, हम रहे उस, क्या हम इसके खिलाफ नारा लगा सकते हैं हुए? नहीं। तो जब हम नहीं कर सकते तो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि स्टेट है तो सब कुछ है, स्टेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखें आप। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मैं आज भी कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन में बहुत वोट लिया था, उसका कमाल है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में तवक्को थी हमारी कि जेल के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन आज भी वो डटा हुआ है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बयानिया बनाने का एक्सपर्ट है। तो जो उनकी खूबी होती है उसको सब मान रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप प्रोपेगेंडा में जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, ठीक, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे हो रहा है, आउट ऑफ द वे जाके तो मतलब नहीं होना चाहिए। स्टेट भी अगर कर रही है तो शायद मजबूर होकर कर रही है क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीज बढ़ गई है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट को देखें, स्टेट को कायम रहना चाहिए। ठीक है, स्टेट कायम रहेगी तो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर आप स्टेट की जड़ें काटेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके साथ होगा। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, अगली स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सदर का जो रवैया हमने देखा या पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, और हम सारे शशदर रह गए, हैरान रह गए हैं कि एक सदर दूसरे सदर से बात कर रहा है तो वो कर किस तरह रहा है। अमेरिकी सदर की गुफ्तगू जो कि कैमरों के सामने उन्होंने की है, और दूसरे सदर ऑपोजिट साइड पे कौन थे? वो थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये है जी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। इनके साथ जो बात की गई वो बात नहीं, वो बदतमीजी थी, और वो लग ये रहा था कि जानबूझ के किया गया है। इवेंट का वेट हो रहा है कि कुछ ऐसा हो और सबके सामने सुना दी जाए। ये गुफ्तगू क्या थी, ये पूरी स्टोरी क्या है, ये डिटेल से आपको बताएंगे जावेद चौधरी। अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा इंसिडेंट या इवेंट कोई कि जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट बैठा हो, लाइव कवरेज चल रही है और दूसरे प्रेसिडेंट के कपड़े उतार दिए जाए, पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया जाए और ऐसा लगे कि जैसे मुंह के ऊपर थूक दिया गया उसके। ये पहली मरतबा मैंने देखा है, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ऐसा मंजर पहली मरतबा देखा है। और यूरोप तो सहम के बैठ गया है, उनको समझ नहीं आ रही कि अब ट्रंप का किया क्या जाएगा। और साथ साथ मेरा ख्याल ट्रंप ने ये किया भी जानबूझ के, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं हूँ क्या चीज़, मैं किसी की बेइज्जती कर सकता हूँ ओपनली।
ठीक है। और मैं क्योंकि सुपर पावर हूँ तो मैं किसी के ऊपर हमला भी कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर हमला करने का ऐलान भी कर सकता हूँ और किसी के नीचे से कालीन भी खींच सकता हूँ। तो ज़ेलेंस्की जो है ना वो बिल्कुल मस्कीन सा होकर उनके सामने बैठा हुआ था। पहले तो उन्होंने चाबी लगाई प्रॉपर और उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारा हक है, क्योंकि हमने आपके ऊपर $350 अरब खर्च किया और इसलिए अब हमें कंपनसेट करें। तो उन्होंने इतनी चाबी लगाई कि वो ज़ाहिर एग्रीमेंट करने के लिए वहाँ आ गया, लेकिन अंदर शायद इतनी बेइज्जती की हो कि उसने इनकार कर दिया कि जी मैं रीनिगोशिएट करना चाहता हूँ इसके ऊपर। और जो ही उसने मीडिया के सामने कहा कि मैं रीनिगोशिएट करेंगे इसके ऊपर हैं, तो उसके ऊपर ज़ाहिर ट्रंप वो फ्लेयर अप हो गया और साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी फ्लेयर अप हो गया और बहुत ज़्यादा उन्होंने खींच दिया। तो मेरा ख्याल है ट्रंप इंतज़ार कर रहा था कि आएगा कोई तो उसको खड़काएंगे। तो एक गरीब आदमी को खड़का दिया जाता है। अमूमन जो SHOs होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब किसी जगह पे पोस्टिंग होती है उनको जो सबसे ज़्यादा मस्कीन होता है उसको पकड़ के चौक में जूते लगा देते हैं। जब उसको जूते लगा देते हैं तो बाकी सबको कान हो जाते हैं कि बड़ा खौफनाक आदमी, इससे बच के रहना है। तो उसने बिल्कुल उसी तरह किया जो तानिया वाला में SHO करता है या चूड़काना के अंदर SHO करता है। और उसने मोस्ट मस्कीन आदमी जो इस वक्त मरा हुआ है, जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है रशिया, और उसने ईंट से ईंट बजा दी उस पूरे मुल्क की, बर्बाद करके रख दिया उसको। और ये सदर जो है ना ये बेचारा कभी इधर धक्के खा रहा है कभी उधर धक्के खा रहा है, बिल्कुल मस्कीन आदमी फंसा हुआ है इस वक्त, जलील हो गया जिसको कहते हैं। उसको चौक में उसने जलील कर दिया, उसको जूते मार दिए और इसलिए कि मेरी रिट स्टैब्लिश हो जाए। तो बेसिकली ट्रंप ने रिट स्टैब्लिश करने के लिए उनको जूते मारे। वैसे अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है और मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये दुनिया इसको आसानी से हजम नहीं कर सकेगी, ये उल्टा गले पड़ेगा पड़ेगा अमेरिका का। क्योंकि अब देखिए ना वो बातें क्या कर रहा है, वो कहता है डील करो रशिया के साथ, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, सीधा सीधा उसे कह रहा है। उसे कह रहा है कि तुम हमारी वजह से बचे हुए हो, अगर हम ना होते तो तुम 2 हफ्ते जंग नहीं लड़ सकते थे, ना तुम्हारे पास फौज है ना तुम्हारे पास असला है। वो कहता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर या कुछ टाइम वो दे रहा है, उसके अंदर कहता है कि डील करो अदरवाइज हम आपसे अलग हो रहे हैं। अब दूसरा ये है कि यूक्रेन के जो हालात खराब हुए भी नहीं की वजह से है ना जी, अमेरिका की वजह से हुआ ना जी। नेटो का मेंबर बन गया ना वो, और रशिया नहीं चाहता था, तो अमेरिका ने एक्सेल किया ना आगे। बिल्कुल, तो अमेरिकन ही जिम्मेदार है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुल्क आइंदा अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल जाहिर, इसके बाद ये बदतमीजी देखने के बाद तो शायद कोई भी नहीं करेगा। नाज़रीन, तीसरी और आखिरी स्टोरी हमारी है जी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की खबर आई है, पहली दफ़ा जी उन्होंने एक नाम बड़ा तमीज़ से लिया जो इससे पहले वो कभी भी नहीं लिया करते थे, और दूसरा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग ली है। ये दोनों ही बहुत बड़ी खबरें हैं, इसकी डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौरसी। वो खबर है, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि एक तो सैयद आसम मनीर उन्होंने कहा है, बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने कहा है, क्योंकि इससे पहले वो याहिया खान पार्ट 2 कहते थे और अब उन्होंने बाकायदा इज्जत के साथ उनका नाम लेना शुरू कर दिया। अभी अजीब सी मिस्ट्री है कि कभी आप इस साइड पे हो जाते हैं, कभी आप उस साइड पे हो जाते हैं, कभी आप याहिया खान 2 कहना शुरू करते हैं, कभी आप पूरा नाम सैयद आसम मनीर लेना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब की शायद कोई और वेव चल गई है कि अब इनको रिस्पेक्ट दें, हो सकता है इसी से मसला हल हो जाए। और साथ वो ट्रंप को कह रहे हैं कि जी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कमाल कर दिया, आप अमेरिका के अंदर आएँ, अब आप इंसानी हकूक़ के लिए कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर नज़र डालें। तो मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो ट्रंप का हाथ पकड़ना चाहते हैं इस वक्त, या वो चाहते हैं इमरान खान का हाथ ट्रंप पकड़ ले, ये वो चाहते हैं। जो सरदर्द मुझे नहीं लगता कि इतना आसान काम होगा। ट्रंप ने इतने ज़्यादा एंड खोले हुए हैं कि उसके अंदर सरदर्द से इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब इशारे कर रहे हैं, इशारे कर ये इमरान खान साहब का हाथ उस वक्त पकड़ेंगे जब उन्होंने चाइना का बाजू मरोड़ना होगा, ये याद रखें। ठीक है, जब चाइना का बाजू मरोड़ेगा ना अमेरिका प्रॉपर, उसने फैसला कर लिया कि अब मैंने लड़ना है उसके साथ, तो पाकिस्तान को फिर अलग करेगा चाइना से। ठीक, उस वक्त ये बारी आएगी, सरदर्द नहीं। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।